बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी को उसके जासूसों ने मुकम्मल मालूमात दे दी थी। जासूसों के अलावा उसके अपने कमानदार भी भेस बदल कर कनूज तक हो आए थे। सुल्तान ने कहा कि रास्ते में मंज का कला आएगा, ये राजपूतों का शहर है और ये राजपूत बहुत दलेर हैं। लड़ने में हिंदुस्तान की कोई कौम उनका सानी नहीं है। हमें सबसे पहले उन्हें ख़त्म करना है, वरना ये हमें उस वक़्त परेशान करेंगे जब हम कनूज को मुहासरे में ले लेंगे। मजीद जासूसों ने तस्दीक कर दी कि लाहौर का राजा भीमपाल भी इसी इलाके में कहीं मौजूद है और वह हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद करता फिर रहा है। उसका भाई भी उसके साथ है। कुछ इस किस्म की इतला भी मिल रही है कि उसकी फौज भी इधर ही को आ रही है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। सुल्तान महमूद ने 7वें रोज मिथरा से कूच करने का फैसला किया। उसने कमक के लिए कुछ दस्ते मिथरा में ही रहने दिए और जंग में नाम पैदा करने वाले दस्तों को अपने साथ चलने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। तुलुए आफ्ताब का वक़्त था, सूरज निकलता आ रहा था। लच्छन पाल एक नेपाली जंगली कबीले के सरदार के बहरूप में 2 लड़कियों शैला, राधा और 2 खिदमतगार फौजियों के साथ महाबन के जंगल के सामने वाले किनारे पर पहुंच चुका था। वो तीसरी रात को यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने रात उसी किनारे पर गुजारी थी। दिसंबर जनवरी के दिन थे, सर्दी सख्त थी और यह उनकी खुशकिस्मती थी कि वो रात को यहाँ पहुंचे थे। वो देख ना सके कि ये दरिया का ऐसा किनारा है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ था और झील की मानद बना हुआ था। ये झील मगरमच्छों का मस्कन थी। अगर सर्दी इतनी ज्यादा ना होती तो मगरमच्छ उन्हें खा चुके होते। यहाँ करीब कहीं से उन्हें दरिया जमुना पार करना था। लच्छन और शैला जाग उठे, जबकि राधा और दोनों मददगार अभी सो रहे थे। लच्छन ने कहा कि वो अकेला कुछ दूर आगे तक जाएगा। उसे बताया गया था कि यहाँ पर कश्ती रान मिल जाते हैं जो उजरत लेकर दरिया पार करवा देते हैं। वो चला तो शैला भी उसके साथ कुछ दूर तक चल पड़ी। यह इलाका भी जंगल और झाड़ियों से भरा हुआ था। वो रात जब पहुंचे थे तो यह इलाका अंधेरे की वजह से ना देख सके थे। अब जब सूरज तुलू हो चुका था तो उन्हें दूर दूर तक झाड़ियां, टिकड़ियां और टीलों के सिवा कुछ नजर ना आ रहा था। दोनों चुपचाप जा रहे थे। तुम इतने खामोश क्यों हो लच्छन? इतनी खामोशी खौफ की अलामत होती है। खौफ नहीं शैला। लच्छन रुक गया और सार से पांव तक शैला को देखकर बोला, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें एहसास ही नहीं है कि इस जंगली लिबास में तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मेरे उस्तादों ने मुझे एक बार कहा था कि अगर इंसान अपने कुदरती रंग में रहे तो उसकी सेहत और रंगत बुढ़ापे में भी मानद नहीं पड़ती। जी में आता है कि हम इसी तरह चलते चलते इसी भेस में खून खराबे की दुनिया से बहुत दूर निकल जाएं, जहाँ सुकून हो, अमन हो। मैंने कभी सोचा भी ना था कि तुम्हारे बाल इतने दिलकश, रेशमी और खूबसूरत हैं। मैं तुम्हारी किस किस चीज की तारीफ करूं? शैला पर जैसे कुछ असर ही ना हुआ हो। चुपचाप खड़ी लच्छन को देखती और सुनती रही। लच्छन पर जैसे नशा सा तारी हो गया था। वो शैला की तरफ बढ़ा और अपने बाजू फैला दिए, जैसे हुस्न के इस शाहकार को अपने बाजुओं में समेट लेना चाहता हो। मगर शैला पीछे हट गई और बोली, होश में आओ लच्छन। शैला ने धीमी मगर पुरअज़म आवाज में कहा, जागो और याद करो हम यहाँ क्यों आए हैं। अपनी जवानी और मर्दानगी पर औरत के हुस्न और जिस्म को हावी मत होने दो। लच्छन ने कहा, मैं होश में हूँ राजकुमारी। मैं जानता हूँ कि हम मौत से खेलने आए हैं। हम सुल्तान महमूद गजनवी को कत्ल करने आए हैं, मगर डरता हूँ कि तुम्हारे इस जल परियों जैसे जिस्म से मुसलमान खेलेंगे। वह अचानक बेताब हो गया और बोला, तुम यही रहो, मैं अकेला मिथरा जाऊंगा और गजनी के सुल्तान के सामने जाकर उसे धोखा दिए बगैर कत्ल कर दूंगा। तुम और राधा वापस चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। लेकिन एक बार शैला, सिर्फ एक बार, बस जरा सी देर के लिए मेरे बाजुओं में आ जाओ। मैं डर रहा हूँ अपनी मौत से नहीं, बल्कि उस वक़्त से जब वह मुझे कत्ल कर देंगे और तुम्हें और राधा को साथ ले जाएंगे। शैला ने गरज कर कहा, लच्छन चले जाओ यहाँ से। मैं अपना आप तुमसे बचा नहीं रही। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ, मगर अभी नहीं। अगर एक बार मेरे उरियां बाजू तुम्हारे कंधों से छू गए तो तुम भूल जाओगे कि हम यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं। मेरे चेहरे में गजनी के सुल्तान को देखो, मेरी आंखों में अपनी गैरत को देखो। जाओ, चले जाओ, कोई कश्ती देखो, हमें जमुना पार करना है। लच्छन घटे हुए जिस्म का जंगजू जवान था। उसका सरापा बता रहा था कि वह तलवार का धनी है। उसने शैला को नजर भर कर देखा और ये कहकर चला गया कि शैला, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, मैं भारत माता को मायूस नहीं करूंगा। मैं कश्ती का बंदोबस्त करके अभी आया। और वह दौड़ पड़ा। शैला उसे जाता हुआ देखती रही। जंगल की झाड़ियों ने लच्छन को उसकी नजरों से ओझल कर दिया
तो भी शैला उधर ही देखती रही। अचानक शैला को अपने पीछे करीब किसी के चलने की आवाज आई। शैला ने इत्मीनान से घूमकर उधर देखा कि इस गैर आबाद जंगल में कौन हो सकता है। गजनी की फौज वहां से 20-25 मील दूर मिथरा में थी, जहां कोई और इंसान हो ही नहीं सकता था। मगर वो एक इंसान था जो उसे आंखें फाड़े देख रहा था, और साथ ही आहिस्ता आहिस्ता वो शैला की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी थी, उसका लिबास उस खित्ते के लोगों जैसा था। वो सरता पा हिंदुस्तानी था, उसका चेहरा भरभरा और पुरशबाब था। वो शैला के करीब आकर रुक गया। शैला, वो आदमी बोला, मुझे धोखा नहीं हो रहा तो तुम मांझ के राजा रायचांद की बहन हो, तुम जंगल की बेटी नहीं हो। मैं तुम्हें कल से छुप छुप कर देखता हुआ आ रहा हूँ। ये लच्छन है ना जो अभी तुम्हारे पास खड़ा था, कनूज का राजकुमार? शैला ने कहा कि हाँ, मैं शैला हूँ, मांझ के रायचंद की बहन, और वो राजकुमार लच्छन था। मगर तुम कौन हो? उस शख्स ने मुस्कुराकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा तो दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। अब शैला के सामने एक जवान चेहरा था जो लच्छन की तरह खूबरू था और शबाब से दमक रहा था, और उम्र भी लच्छन जितनी ही थी। शैला ने मुस्कुराकर कहा, ओ तरलोचन पाल, तुम यहीं हो? अभी तुम्हें यहीं होना चाहिए। तरलोचन ने कहा, मगर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं चंद रोज पहले तुम्हारे भाई से मिलने गया था और तुम्हारे साथ भी मुलाकात हुई थी। इससे पहले मैंने तुम्हें उस वक्त देखा था जब तुम अपने भाई के साथ लाहौर आई थी। अगर मैं चंद रोज पहले तुम्हें मांझ में ना देखता तो मैं इस हुलिये में तुम्हें ना पहचान सकता। तुम्हारे गोरे चिट्टे कंधों पर बिखरे हुए तुम्हारे ये रेशमी भूरे बाल, तुम्हें यहाँ पर कोई भी किसी भटकी हुई लड़की की रूह समझेगा और तुम्हें जंगल की शहजादी समझेगा। मैं कल से तुम्हें छुप छुप कर देखता हुआ तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं गजनी की फौज की अगली पेशकदमी देख रहा हूँ। महाराजा भीमपाल भी यहाँ से थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं। तुम्हारे साथ राजकुमारी राधा भी है, और तुम लोगों ने ये क्या हुलिया बना रखा है? कहीं तुम लोग भागे तो नहीं जा रहे? ये लाहौर के राजा भीमपाल का छोटा भाई तरलोचन पाल था। शैला की शादी उसी के साथ तय हुई थी। सुल्तान को सही इत्तला मिली थी कि भीमपाल और उसका भाई यहीं कहीं मौजूद है, और ये राजू महाराजों को सुल्तान के खिलाफ मुत्तहिद कर रहे हैं। उस सिलसिले में तरलोचन पाल बहरूप बदल कर मंझ भी गया था, और कनूज में भी इसी सिलसिले में घूमते फिरते उसे शैला लोगों का काफिला नजर आ गया था। उसने छुपकर उनका ताकुब करना शुरू कर दिया, और आज सुबह लच्छन और शैला को यहाँ देखा। लच्छन कहीं चला गया तो शैला अकेली रह गई थी। तरलोचन पाल शैला के सामने खड़ा था। उस वक्त वो इस बेआबान में बिल्कुल अकेले थे। तरलोचन उसे अपनी सुना चुका तो शैला ने सोचा कि अब तरलोचन से कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं है कि ये काफिला कहाँ और किस मकसद के लिए जा रहा है। ये सोचकर शैला ने तरलोचन को तमाम राज बता दिए और साथ बताया कि हमारा असली मकसद बस गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी को कत्ल करना है। तरलोचन ने शैला की बात सुनकर कहा कि क्या तुम्हारा भाई रायचंद अपनी बहन और बेटी के जरिए सुल्तान से लड़ना चाहता है? राजपूत की गैरत को क्या हो गया है? क्या वो मुसलमानों से डर गया है? हम तुम्हारे भाई को यकीन दिला चुके हैं कि अगर महमूद ने उसे शिकस्त दे दी तो हम सुल्तान से उसकी शिकस्त का इंतकाम लेंगे। हम अभी अपनी फौज सामने नहीं लाए हैं। हमने सोचा कि सुल्तान यहाँ लड़ लड़ कर और कले फतह कर कर के थक जाएगा और उसकी फौज भी थक जाएगी और कमज़ोर हो जाएगी, तो उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर देंगे। बेशक हम सुल्तान के बाज़-गुज़ार हैं, लेकिन हम मौका की तलाश में हैं, इसलिए सुल्तान को कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुल्तान को कत्ल करना ही है तो ये काम लच्छन पाल और दोनों मुलाजम करेंगे। तुम और राधा यहीं से वापस चली जाओगी। शैला ने तरलोचन से कहा कि वो दोनों अपनी मर्जी से साथ आई हैं। शैला ने मजीद भी कहा कि वो किस तरह सुल्तान के सालारों को आपस में लड़ाएंगी और धोखा देंगी। तरलोचन ने कहा कि मुसलमान इतनी जल्दी धोखा नहीं खाता, अलबत्ता वो खुद धोखे में गजनी पहुंचा दी जाएंगी। वहां उन्हें रकासा बना दिया जाएगा या फिर सालारों की दाश्ताएं बनी रहेंगी। शैला ने उसे अपनी राजपूती गैरत याद दिलाई और अपना अज़म भी बताया। मगर तरलोचन की गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी हो रही है वो इतने बड़े खतरे में पड़े। शैला ने गुस्से से तरलोचन से कहा कि मेरी जगह फिर तुम सुल्तान को कत्ल करने जाओ। तुम बुज़दिलों और चोरों की तरह जंगलों में भेस बदल कर मारे मारे फिर रहे हो, और तुम गजनी वालों के बाज गुजार भी हो। ये भी तुम्हारी बुज़दिली का सबूत है। तुम मुसलमानों से डरते हो। सुल्तान ने तुम्हारे पाँव में बेड़ियां नहीं डाल रखी। अपनी फौज को यहाँ लाओ और सुल्तान को ललकार कर कहो कि तुम उसे बाज नहीं दोगे। यहाँ मिथरा के मंदिर तबाह हो गए हैं और तुम वहाँ मुसलमानों की अजानें सुन रहे हो, मगर तुम्हारी गैरत सो रही है। तुम दूसरों को भड़काते फिर रहे हो, मगर तरलोचन मेरी गैरत मुझे घर से निकाल लाई है।
तरलोचन ने गुस्से से कहा कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो, मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हें इससे आगे नहीं जाने दूंगा। शैला ने कहा कि मैं किसी की होने वाली बीवी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी बीवी बनूंगी जो सुल्तान को कत्ल करेगा, और वो लच्छनपाल होगा। अगर वो मारा गया तो सुल्तान मेरे हाथों कत्ल होगा या राधा के हाथों कत्ल होगा। इस मुसलमान सुल्तान की जान अब मेरी मुट्ठी में है। शैला ने मुट्ठी बंद की और गुस्से से दांत पीस कर कहा, अब मेरे ये हाथ मेहंदी से नहीं, महमूद के खून से लाल होंगे। मंझ की कोई भी राजपूत लड़की किसी भी मुसलमान के हाथ नहीं आएगी। ये तुम्हारे बाप दादा थे जिन्होंने गजनी वालों से शिकस्त पर शिकस्त खाई थी, और तुम खजाना बाज में लुटा रहे हो। ये मेरे भाई का फैसला था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी, मगर अब मेरा फैसला भी सुन लो तरलोचन। मुझे तुम जैसे बुजदिलों से नफरत है। औरत राजपूत की हो या राज मजदूर की, वो भड़क उठे तो दरियाओं को आग लगा देती है। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा साथ लच्छन के साथ है। हमारी शादी यहाँ नहीं तो आकाश पर होगी, और तुम यहाँ इसी तरह भटकते फिरोगे। तरलोचन ने कहा कि क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें उठाकर नहीं ले जा सकता। तरलोचन साथ ही शैला की तरफ बढ़ा। शैला पीछे की तरफ दौड़ी और तरलोचन उसके पीछे दौड़ा। शैला एक टीकरी की ओट में चली गई। तरलोचन उधर गया तो उसे शैला एक दरख्त के साथ खड़ी नजर आई। वहां दरख्त ज्यादा थे और दरिया बाहर को आया हुआ था और ये झील सी बनी हुई थी। तरलोचन ने शैला को फिर एक बार कहा कि वो उसके पास आ जाए। शैला ने ललकार कर कहा कि हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आऊंगी कि मैं औरत हूं और तुम मर्द हो। सुल्तान महमूद से पहले मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। शैला उल्टे पांव पीछे हटने लगी। तरलोचन ने उसे कहा कि तुम किसी को भी कत्ल नहीं कर सकोगी, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। शैला और पीछे हट गई। तरलोचन ने घबराई हुई आवाज में कहा, आगे भाग आओ शैला, पीछे मत जाना। शैला ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। शैला समझ ना सकी कि तरलोचन उसे कितने बड़े खतरे से आगाह कर रहा है। तरलोचन एक बार फिर चिल्लाया, मगर बेसुध। एक मगरमच्छ जो करीब ही कहीं छुपा हुआ था शैला के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। शैला का सारा ध्यान तरलोचन की तरफ था। तरलोचन खड़ा हो गया और शैला को आगे बढ़ने से रोकने लगा, मगर शैला तरलोचन का फरेब समझने लगी। मगर तरलोचन फरेब नहीं दे रहा था, वह उसे उस बला से बचाना चाहता था। शैला के अंदर तरलोचन के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी सूरत तरलोचन के हाथ लगे। शैला ने एक कदम मजीद पीछे हटाया। उधर मगरमच्छ पीछे से शैला की तरफ बढ़ा। यूं ही शैला मगरमच्छ की पहुंच में आ गई। मगरमच्छ ने झपट कर शैला को कमर से पकड़ लिया और अपने लंबे दांत शैला के खूबसूरत बदन में पेवस्त कर दिए। शैला के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली। शैला की चीखें इस कदर बुलंद और खौफनाक थीं कि राधा जो उससे दूर सोई हुई थी जाग उठी। राधा ने उठकर दाएं बाएं देखा तो उसे शैला और लच्छनपाल नजर ना आए। उसने दोनों फौजियों को जगाया और उनके साथ उधर दौड़ लगा दी जिधर से चीखों की आवाजें आ रही थीं। तरलोचन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। राधा जब दोनों फौजियों के साथ चीखों वाली जगह पर पहुंची तो उन्हें एक सीटी सुनाई दी जो तरलोचन ने मुंह में उंगली रखकर बजाई थी। कहीं से दो तीर आए और दोनों फौजियों के सीनों में पवस्त हो गए। फौजी लहराते हुए जमीन पर गिर गए। ये तरलोचन के उन मुहाफिजों के तीर थे जो कहीं छुपे हुए थे। राधा ने सामने देखा, उसे एक मगरमच्छ पानी के किनारे नजर आया जो अपने लंबे लंबे जबड़े उछाल उछाल कर शैला को खा रहा था। राधा को यह मंजर देखकर चक्कर आने लगे। उसने देखा कि मगरमच्छ के मुंह से बाहर सिर्फ शैला का एक बाजू रह गया था। उसके रेशम जैसे लंबे बाल भी नजर आ रहे थे। राधा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तरलोचन ओट से निकलकर बेहोश राधा की जानब बढ़ा तो उसे अपने ही मुहाफिज की आवाज सुनाई दी, राजकुमार, मुसलमान फौजी आ रहे हैं। तरलोचन वहीं से पीछे हटा और जंगल में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वहां गजनी के 4 घोड़सवार आ गए जहां से तरलोचन भागा था। उन्हें दूर घोड़े दौड़ने की आवाज सुनाई दी जो तरलोचन और उसके साथियों के घोड़े थे। अगर तरलोचन के मुहाफिज गजनी के सिपाहियों को ना देख लेते तो गजनी के सिपाहियों को बहुत बड़ा शिकार मिल जाता। तरलोचन पकड़ा जाता तो उससे मालूम किया जा सकता था कि भीमपाल कहाँ छुपा हुआ है। लच्छनपाल कश्ती की तलाश में निकल गया था। गजनी के उन सिपाहियों में एक नायब सालार भी था और बाकी 3 उसके दस्तों के कमानदार थे। वो मिथरा से आए थे और उन्होंने घोड़ों पर दरिया अबूर किया था। क्योंकि कुछ रोज बाद पेशकदमी होने वाली थी, इसलिए नायब सालार दरिया और उससे आगे का जायजा ले रहा था। उस इलाके में मिथरा के दिफा के लिए 3 चौकियां भी कायम कर ली गई थी। जब वो पानी की बनी हुई झील के करीब आए तो उनकी नजर एक बेहोश लड़की पर पड़ी। जरा परे उन्हें एक मगरमच्छ दिखाई दिया
जो आधा पानी में था। उसके मुंह से एक लटका हुआ बाजू और लंबे लंबे बाल नजर आ रहे थे। नायब सालार ने एक और मगरमच्छ देखा जो बेहोश लड़की की तरफ आ रहा था। नायब सालार ने घोड़े को एड़ी लगा दी और उसके कमानदारों ने भी घोड़े भगा दिए। दोनों मगरमच्छ पानी में गायब हो गए। नायब सालार ने अपने कमानदारों से कहा कि यह कोई बहुत ही खूबसूरत जंगली लड़की हो सकती है, इसे उठाकर ले चलो। राधा को एक घोड़े पर डाल लिया गया। वहां से हटकर वो इधर उधर देखने लगे तो उन्हें दो लाशें नजर आईं जिनके सीने में तीर उतरे हुए थे। उन्हें एक जगह 5 घोड़े, 3 खच्चर, 2 जिंदा हिरन खड़े नजर आए। जमीन पर 5 बिस्तर बिछे हुए थे। सामान की तलाशी ली गई तो उन्हें बेशुमार सोने के सिक्के और हथियार बरामद हुए। कुछ ऐसी चीजें भी मिली जो शक पैदा करती थी। नायब सालार पुराना तजर्बाकार आदमी था। उसने राधा को, जो अभी तक बेहोश पड़ी थी, गौर से देखा और कहा कि यह लड़की जंगली नहीं हो सकती। नायब सालार ने राधा को घोड़े से नीचे उतारकर जमीन पर लेटा दिया और उसके मुंह में पानी टपकाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आ गई। वो फौरन ही उठ बैठी और ये देखे बगैर कि कौन उसके पास खड़ा है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, शैला, लच्छनपाल, और दौड़ पड़ी। राजकुमार कहाँ हो? नायब सालार ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि वो कौन से राजकुमार को बुला रही है। तो बदख्वासी में उसके मुंह से निकल गया कि कनूज के राजकुमार लच्छनपाल को। नायब सालार ने कहा, तुमने उसे देखा है? तो राधा चौंक पड़ी। अपने गिर्द अजनबियों को देखकर राधा ने फौरन ही पैंतरा बदला और अदाकारी शुरू कर दी। मैं कनूज के करीब एक जंगली कबीले की लड़की हूँ। हम गजनी के सुल्तान के पास मुसलमान होने जा रहे हैं। नायब सालार ने पूछा, कबीले का नाम क्या है और वह जंगल कनूज से कितनी दूर है? लड़की घबरा गई। उसे किसी ने यह नहीं बताया था कि कबीले का नाम भी होता है। लड़की ने जंगल के मुतालिक बताया तो नायब ने कहा कि देखो लड़की, मैं गजनी का रहने वाला हूँ और तुम्हारी जुबान बोल रहा हूँ। इससे तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं तुम्हारे इस सारे इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं कनूज के इर्द गिर्द का इलाका देख कर आया हूँ। वहाँ कोई ऐसा जंगल नहीं जहाँ कोई खूबसूरत कबीला रहता हो जितनी तुम खूबसूरत हो। लड़की का राजपूती खून जोश में आ गया। उसने नायब सालार और कमानदारों को ललकारना शुरू कर दिया कि खबरदार, मेरे करीब मत आना, मैं जिंदा तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। नायब सालार ने लड़की से कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि मेरे हाथ आई हो, वरना अब तक तुम्हें मगरमच्छ खा चुका होता। फिर तुम किसी के हाथ ना आती, मगरमच्छ के पेट में होती। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो और लिबास और यहाँ पहन रखा है कि इस जंगल में जिस किसी के भी हाथ आ जाओ वो तुम्हें बेटी या बहन नहीं कहेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी नीयत में फतूर नहीं आएगा। अगर तुम मुझे झांसा और मुझसे झूठ बोलती रहोगी तो मैं तुम्हें इन तीनों के हवाले करके चला जाऊंगा। इन्हें अच्छी तरह देख लो। अगर अपना आप बचाना चाहती हो तो सच सच बता दो कि तुम लोग कौन हो और लच्छनपाल यहाँ क्यों आया है और वो इस वक्त कहाँ है। राधा जब सही होश में आई तब मुस्लिम फौजी देखकर हैरान रह गई। उसने नायब सालार से अपना बाजू छुड़ाया और अपने सामान की तरफ दौड़ पड़ी। मुस्लिम सिपाही उसे देखते रहे। उसने अपने सामान से एक छोटी सी डबिया निकालकर हाथ में पकड़ ली और तेजी से डबिया खोलने के लिए एक तरफ दौड़ पड़ी, मगर कमानदारों ने भागकर उसे पकड़ लिया और उससे डबिया छीन ली। नायब सालार ने डबिया हाथ में लेकर कहा कि क्या ये जहर है? सुनो लड़की, तुम्हारा तड़पना और भागना बेकार है। अब तुम हमारी कैद में हो, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर नायब सालार के हुक्म से उसे एक घोड़े पर बिठा दिया गया जिसकी बाग एक कमानदार के हाथ में थी।